तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं पिछली क्लास का, और फिर हम आज की इस क्लास में आगे बढ़ने वाले हैं। मैंने आपको कल लास्ट क्लास अकाउंटिंग की शुरुआत की थी, जिसमें ये पढ़ाया था कि अकाउंटिंग बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उनको क्लासिफाई करना, उनको एनालिसिस करना और उनके जरिए रिपोर्ट्स क्रिएट करना और मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना, जिसके बिहाफ पर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर सके, फ्यूचर प्लानिंग कर सके, फ्यूचर के बजट्स बना सके। तो ये पूरी जो प्रोसेस होती है उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग करने वाले व्यक्ति को अकाउंटेंट कहते हैं। और मैंने आपको पिछली क्लास में ये भी बताया था कि अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांचेज होती है। हम लोगों को, आप लोग जो अकाउंटिंग का डिप्लोमा कर रहे हो, कंप्यूटर अकाउंटेंट बनोगे आगे जाके, आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने वाले हो। क्या करने वाले हो? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसीलिए आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटेंट कहलाओगे। अकाउंटिंग में भी रोल बदल जाते हैं। जब आप एक जूनियर लेवल पर एंट्री लेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप वहां पर अकाउंटेंट के रूप में एंट्री लेंगे। लेकिन जब धीरे 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 एक्सपीरियंस बनता जाएगा, तब आप मल्टीपल टास्क और मल्टीपल डिपार्टमेंट या मल्टीपल ब्रांचेस में इन्वॉल्व होते जाएंगे। कल को जाके आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट बन जाने वाले हैं। कल को आप कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, कंपनी की प्रोडक्ट की कॉस्टिंग तय करेंगे। आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करेंगे, अगर किसी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आप वहाँ पर शेयर्स वगैरह डिवेंचर्स की अकाउंटिंग करने वाले। तो रोल्स बढ़ जाते हैं बेसिकली। समझ रहे हैं? ऑडिट में जाके आप कल को इंगेज हो सकते हैं। आप कंपनी के इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं, ऑडिट असिस्टेंट बन सकते हैं, किसी सीए फर्म के साथ लगकर आप ऑडिट एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की। तो अकाउंटिंग करना बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाना होता है, लेकिन अकाउंटिंग करना अनिवार्य भी होता है, बिकॉज गवर्नमेंट के रूल्स बने हुए हैं कि अगर आप व्यापार कर रहे हो और आप उस व्यापार में टर्नओवर कर रहे हो, उस व्यापार में प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपको व्यापार के रिकॉर्ड रखना जरूरी भी होता है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे तो आप गवर्नमेंट को क्या दोगे? टैक्स दोगे बेसिकली। ठीक है? तो अब आप देख सकते हैं कि हम उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि बेसिकली पूरे अकाउंटिंग, पूरे वर्ल्ड की जो अकाउंटिंग चलती है, अकाउंटिंग मेथड्स जो चलते हैं आज की तारीख में पूरी दुनिया में, कौन सा मेथड चलता है? डबल एंट्री सिस्टम चलता है। यानी हर ट्रांजेक्शन को आप दो पार्ट में बांटते हैं। तो मैंने ये जैसे ट्रांजेक्शन लिखा हुआ, और मैंने फट से उसको कल की क्लास में ये भी बताया था कि टोटल मिला के चार तरीके के अकाउंट्स होते हैं। एसेट के अकाउंट्स, लाइबिलिटीज के अकाउंट्स, एक्सपेंसेस के अकाउंट्स और इनकम के अकाउंट। और किन किन केसेस में इनको डेबिट करते हैं और किन किन केसेस में क्रेडिट करते हैं, मैंने इन सब को क्लियरली समझाया था आपको, सबके एक एक एग्जांपल के जरिए कि कौन कब किसे डेबिट करते हैं, किसे क्रेडिट करते हैं। देखिए, से 60 to 70% अकाउंटेंट आप तभी बन जाते हो जब आपको किसी ट्रांजेक्शन को एंट्री में कन्वर्ट करना आ जाता है, क्योंकि उसके बाद का रोल तो सारा कौन करता है आज की तारीख में? कंप्यूटर अकाउंटिंग का जमाना है। कंप्यूटर अकाउंटिंग में ऑटोमेटिक हो जाता है। चलिए, आज की क्लास की शुरुआत ही मैं उससे करने वाला हूँ। तो ये तो आप प्रीवियस मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब चीज़ें जो मैंने पढ़ाई थी वो मैंने एंट्रीज कैसे बनाई थी। आज की इस क्लास में मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ कि आज की जो मॉडर्न अकाउंटिंग है वो किस तरीके से काम करती है। तो इसके ऊपर आज मेरी क्लास स्टार्ट होगी, और उसके बाद हम वापस से समझेंगे कि ट्रांजेक्शन्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी कोई भी बिजनेस में होने वाली जो इवेंट है वो ट्रांजेक्शन है या नहीं है, ये आप कैसे पता लगाओगे? राइट? तो देखिए, अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्टेप्स की बात करें, अकाउंटिंग स्टेप्स की बात करें, तो एक अकाउंटेंट को क्या क्या काम करना पड़ता है, तो मैं आपको अकाउंटिंग स्टेप्स या प्रोसेस बताने वाला हूं आज की इस क्लास में। देखिए, सबसे पहली स्टेप होती है जब आप किसी ट्रांजेक्शन को रीड करते हो, तो उस स्टेप को कहते हैं आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन। आप पहले तो ट्रांजेक्शन को पता करो कि हाँ ये हुआ, ये परचेज किया, ये सेल किया, ये पेमेंट हुआ, ये रिसिप्ट हुआ। तो जब आप वो पता कर लेते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो? जर्नल एंट्री करते हो। क्या करते हो? तो जो सबसे पहली स्टेप होती है वो होती है बिजनेस की जर्नल बुक, जर्नल एंट्रीज। सबसे पहला काम आपको पूरे 365 दिन अकाउंटिंग एक पीरियड को लेकर की जाती है। राइट? अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसमें से ये कॉन्सेप्ट होता है पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट्स।
तो एक पीरियड को लेके की जाती है जो जनरली 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो पूरे 365 दिन आपको ये काम करना पड़ता है, जर्नल एंट्रीज, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स। जनरल एंट्रीज मतलब बिजनेस के डे टू डे ट्रांजेक्शन्स आपको उन प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड करने पड़ते हैं जो बुक्स आप मेंटेन करते हो, जिन्हें हम जर्नल बुक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अगर बिजनेस बड़ा है तो आप वेरियस सब्सिडरी बुक्स भी बनाएंगे, कैश बुक अलग बनाएंगे, सेल के रिकॉर्ड अलग रखेंगे, सेल रजिस्टर अलग होगा, परचेज रजिस्टर अलग होगा, परचेज रिटर्न अलग होगा, सेल रिटर्न अलग होगा। तो जर्नल एंट्री सबसे पहली प्रोसेस होती है जहां पर आप डे टू डे ट्रांजेक्शन्स करते हैं। और ये आपको मैं यहाँ पर ये भी लिख रहा हूं कि ये काम आपको सतत करना पड़ेगा, ऑल 365 डेज। सतत मतलब रेगुलर बेसिस पे। सर मेरी तो संडे को छुट्टी होती है तो संडे को मैं कुछ एंट्री नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा। अकाउंटिंग में आप किसी भी ट्रांजेक्शन को छोड़ नहीं सकते। अगर आपने छोड़ दिया तो फिर वो अकाउंटिंग आपको सही रिजल्ट निकाल कर नहीं देगी, याद रखिएगा। इसीलिए आपकी छुट्टी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। बिजनेस में अगर ट्रांजेक्शन चल रहे हैं तो आपको उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सारे 365 दिन के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और हम जिन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, याद रखिएगा, जर्नल एंट्री बेसिकली जिन बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है वो बुक्स को भी हम यहाँ क्लासिफाई करेंगे, याद रखिएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि जर्नल एंट्री कौन सी बुक्स में की जाती है। देखिए आप समझिएगा, अगर आपका बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है, स्मॉल बिजनेस है, क्या है, तो फिर आप एक ही रजिस्टर बनाएंगे इसके लिए, वो होगा जर्नल। वो रजिस्टर क्यों कौन सा होगा? जर्नल। और ये एक और चीज में आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगी कि जो जर्नल होती है वो बिजनेस की प्राइमरी बुक्स होती है। और इनकम टैक्स में जो सेक्शन 44AA होता है, जिसके अंतर्गत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें ये कहता है कि आपको अपनी बिजनेस की प्राइमरी बुक्स बनाना अनिवार्य है। और उसमें रूल नंबर 6F होता है, याद रखिएगा। कौन सा रूल? उसमें बताई गई है कि कौन कौन सी बुक्स आपको मेंटेन करना अनिवार्य है। उनमें से एक होती है जर्नल बुक। यानी अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपके पास क्या होनी जरूरी है? जर्नल बुक होनी जरूरी है। और जर्नल बुक क्या होती है? वो बुक जिसमें हम डे टू डे क्या करते हैं? एंट्रीज करते हैं, ट्रांजेक्शन चढ़ाते हैं डे वाइज। ऑलराइट, तो स्मॉल बिजनेस है तो आप जर्नल बुक बनाओगे। और अगर आपका बिजनेस लार्ज बिजनेस है, अगर आप बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो फिर आप इन सब के लिए वेरियस डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स बनाओगे। कौन कौन सी बुक्स बनाएंगे चलिए मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हम बनाएंगे कैश बुक। कैश बुक में हम किसके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे? कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, याद रखिएगा, कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आप बनाओगे सेल्स डे बुक। इसमें आप, ये सेल्स रजिस्टर होगा, इसमें आप अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करोगे। किसको? सेल्स को रिकॉर्ड करोगे। इसी तरीके का सेल्स रिटर्न डे बुक भी होगा, जहां पर आपका जो भी सेल रिटर्न हो रही है उसको आप रिकॉर्ड करोगे। फिर आपकी आती है परचेज डे बुक। इसमें आप क्या रिकॉर्ड करोगे? अपनी परचेजेस को रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद आएगा परचेज रिटर्न डे बुक। इसमें आप अपनी परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करोगे। इसके बाद क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल डे बुक। इसके अंदर आप उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे जो पार्टियों से आप पैसा मांगते हो और जिन्होंने आपके बिलों को साइन करके दे दिया, एक्सेप्ट करके दे दिया कि कितने समय में वो आपको पैसा देंगे। उसके बाद बनती है बिल्स पेएबल डे बुक। इनमें आपने जिन जिन पार्टियों को अपनी सहमति दे दी कि आप उन्हें समय पे पैसा दे देंगे, वो बिल्स पेएबल डे बुक में रिकॉर्ड होता है। और एक होती है जर्नल प्रॉपर बुक। इसके अंदर आप वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो जो ट्रांजेक्शन ऊपर बताई गई 7 बुक्स में नहीं लिखते हो आप। अगर इन 7 में जो ट्रांजेक्शन नहीं आया वो 8वें में जाएगा, याद रखिएगा। इस तरह से अगर हम बात करें तो जो लार्ज बिजनेस, आपको लिखना नहीं है,
आपको बाद में उतारना है, मैं नोट्स भेज दूंगा। हाँ, जो मेरा ये वीडियो देख रहा है और जिसके पास नोट्स का एक्सेस नहीं, वो बाद में लिखे इसको, लेकिन अभी आपको नहीं लिखना। हाँ, मैं बात कर रहा था कि अगर स्मॉल बिजनेस है, ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो फिर उस केस में आप एक बुक बनाओगे तो भी चल जाएगा। लेकिन बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है, रोज के सैकड़ों हजारों की तादाद में लेन देन हो रहे हैं, तो फिर आपको उन लेन देनों को क्लासिफाई करना पड़ेगा, अलग अलग नेचर वाइज बुक्स में डालना पड़ेगा। परचेज का डिपार्टमेंट ही अलग होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, सेल्स का डिपार्टमेंट ही अलग होता है, कैश का डिपार्टमेंट अलग होता है, बैंकिंग लेन देन का डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग होता है, स्टोर का डिपार्टमेंट अलग होता है, हर चीज का डिपार्टमेंट क्या होता है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी वाइड रेंज में बढ़ जाता है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप बड़ा है। इट इज नॉट पॉसिबल कि एक ही बंदा सब कुछ मैनेज कर ले। तो जब आपका लेन देन बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको हर तरीके के, हर डिपार्टमेंट के लिए, हर आपको अपने काम को क्लासिफाई करना पड़ता है। तो जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो जर्नल बुक्स को हम इन 8 कैटेगरी में बांटते हैं। कितनी? बिजनेस की जो सबसे पहली और प्राइमरी बुक्स होती है, जो एक अकाउंटेंट डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए इस्तेमाल करता है, वो ये होती है, याद रखिएगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम स्टेप नंबर 2 की। चलिए, पूरे 365 दिन आप क्या करोगे, इन बुक्स में क्या करोगे, एंट्रियां करोगे। अब खेल कहां शुरू होता है, इसे एक और बात बताता हूं, ये काम कहलाता है बुक कीपिंग। क्या कहलाता है? इस काम को हम कहते हैं, एक नाम देते हैं बुक कीपिंग। ये काम बुक कीपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। इसको आप अकाउंटिंग नहीं कह सकते, इसको क्या कहा जाता है? बुक कीपिंग कहा जाता है। वो लोग अपने मन से इस ख्याल को निकाल लीजिए जो लोगों को ये लगता है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट है। उनको ये लगता है कि वो पूरे दिन भर में जो सेल परचेज के बिल चढ़ा रहे हैं, रिसिप्ट पेमेंट की एंट्रियां कर रहे हैं, और शाम को 6 बजे बिजनेस बंद हो रहा है, कंप्यूटर ऑफ किया और निकल लिए, सुबह 10 बजे आके वापस सिस्टम चालू किया, दिन भर के ट्रांजेक्शन चढ़ाए, वापस निकल लिए, और पूरे 365 दिन यही काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा काम उस ऑर्गेनाइजेशन में सीए फर्म कर रही है। वो अपना सारा डेटा किसको हैंडओवर कर रहे हैं? सीए को हैंडओवर कर रहे हैं। तो वो लोग अपने मन से ये ख्याल निकाल दीजिए कि वो अकाउंटेंट है। वो अकाउंटेंट नहीं है। वो क्या कहलाएंगे? बुक कीपर कहलाएंगे। वो खाली लेन देन को रिकॉर्ड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, टैली या जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें सिर्फ डे टू डे ट्रांजेक्शन सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्डर है वो, सिर्फ बुक कीपर है, अकाउंटेंट नहीं है। अकाउंटेंट का रोल वहां शुरू होता है जहां बुक कीपर का रोल खत्म होता है। आप ये समझ लीजिए, अकाउंटेंट का रोल क्या होता है? जहां बुक कीपर का रोल खत्म होता है वहां से शुरू होता है, याद रखिएगा। तो अभी ये जो एंट्रियां करना, ये सब चीजें सिर्फ बुक कीपिंग कहलाती है। दिस इज नॉट अकाउंटिंग, दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ एनी ऑफ अकाउंटिंग। ये तो पहला पार्ट है, अभी आगे और पार्ट करने हैं। चलिए, अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला पार्ट क्या होता है? बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करिए और उन्हें रिकॉर्ड करिए वेरियस बुक्स के अंदर, जर्नल बुक्स के अंदर, बिजनेस की प्राइमरी बुक्स के अंदर, और इसे कहते हैं जर्नल एंट्री करना। और आज की तारीख में मैं ये बता देता हूं, सॉफ्टवेयर का जमाना है, डिजिटल अकाउंटिंग का जमाना है। आज की तारीख में ये सारा, हम कोई मैनुअल सिस्टम नहीं रखते हैं। सर आपने ये 8 बुक्स बनाई तो मैं मार्केट में स्टेशनरी वाले के पास जाके 8 बुक्स लेके आऊंगा क्या? मैंने कहा नहीं। आज की तारीख में आपको कुछ नहीं करना है, सॉफ्टवेयर खुद कर लेता है सब कुछ। आप तो सॉफ्टवेयर में, आप अगर आप टैली के जानकार हो, आप टैली चला रहे हो, तो आपको पता है कि रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, जर्नल, परचेज, सेल में हम एंट्रियां करते हैं। तो वो क्या है? वो यही है, वो यही बुक्स हैं। वो जो वाउचर्स टैली में आप सेलेक्ट कर रहे हो ट्रांजेक्शन करने के लिए, वो एक तरह से आप उसी बुक्स में एंट्री कर रहे हो। टैली ऑटोमेटिक बना लेगा ये सब कुछ। आपको तो प्रॉपर वाउचर सेलेक्ट करना है, एंट्री करना है, लेजर्स या मास्टर्स सही बनाने, वहां गलती नहीं करनी। बाकी काम तो सॉफ्टवेयर खुद कर रहा है। तो आज की तारीख में इसलिए भी कहा जा सकता है कि आज की तारीख में आपको उतना ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है अकाउंट्स का, जितना पहले के जमाने में लोगों को होना चाहिए होता था, क्योंकि वो मैन्युअल अकाउंटिंग करते थे। और आज की तारीख में सारा काम सॉफ्टवेयर पे होने लग गया यार। 90% काम तो ऑटोमाइजेशन हो गया है, ऑटोमेटिक हो जाता है। सिर्फ 10% के लिए आपकी जरूरत है। समझ रहे हो? वो 10% में भी अगर आपने गड़बड़ कर दी तो फिर बाकी का रेस्ट ऑफ द 90% पूरा गड़बड़ हो जाए। एंट्री बनाना जिस बंदे को आ गया ना, मैं ये मान सकता हूं कि वो अकाउंटेंट बन सकता है।
क्योंकि बाकी की चीज़ें तो बहुत आसान हो जाएगी उसके लिए, क्योंकि बाकी का काम तो सॉफ्टवेयर करता है। करना क्या, बैलेंस शीट आपको बनानी नहीं है, ट्रायल बैलेंस आपको बनाना नहीं है, लेजर्स आपको पोस्ट नहीं करने, इनकम स्टेटमेंट आपको बनाने नहीं है। बिजनेस में आपसे आपका बॉस जो भी रिपोर्ट मांगे सॉफ्टवेयर में वो रिपोर्ट ऑटोमेटिक बन जाती है, आपको खाली प्रिंट निकाल के बॉस को थमानी है। नहीं, चलिए सेकंड स्टेप्स पे बातें करते हैं हम लोग की। पहली स्टेप क्या होती है, जर्नल एंट्री। बिजनेस में अकाउंटेंट को दूसरी जो स्टेप होती है उसे हम कहते हैं क्लासिफाइंग ऑफ अकाउंट। दूसरी स्टेप को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को छांटना। इस स्टेप को आप लेजर पोस्टिंग कहते हो। क्या कहते हो, लेजर पोस्टिंग। मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, एंट्रियां करना भी सिखाऊंगा, लेजर बनाना भी सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। ये क्लास बहुत डिटेल में होने वाली। ऐसा वो व्यक्ति जिसने कभी डेबिट क्रेडिट नहीं सुना होगा वो भी अकाउंटेंट बन जाएगा अगर इस पूरे बैच को वो अटेंड करता है। चलिए, लेजर पोस्टिंग करना क्या होता है मैं बताता हूं। इसको आप अकाउंट पोस्टिंग भी कहते हैं, अकाउंट बनाना, अकाउंट्स क्रिएट करना, अकाउंट्स क्रिएशन। आपको मैं बताता हूं लेजर पोस्टिंग क्या होती है। ध्यान से देखना, मैं यहां पर एक दो एंट्रियां करने वाला हूं। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू सेल्स। अब मैंने ये एंट्री कैसे बनाई ये मैं आपको सिखाऊंगा, अभी आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं। दूसरी एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट 2,000 टू बैंक। तीसरी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 6,000। चौथी एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट 4,000 टू बैंक। अब मुझे ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं। मुझे ये बताइए, ये 4 एंट्रियां आपके सामने मैंने लिखी हुई है, क्या इन चारों एंट्रियों में या इनमें से किसी एंट्री में बैंक अकाउंट आ रहा है क्या? कहां कहां आ रहा है? कौन कौन सी एंट्री में बैंक अकाउंट आ रहा है? चारों में आ रहा है। 4 में से 2 एंट्रियों में ये डेबिट साइड में आ रहा है, देखिए आप, इधर और इधर, और 2 में ये क्रेडिट साइड में आ रहा है। बट आ तो चारों में रहा है कि नहीं रहा है बताओ? ये देखो आप, चारों में बैंक अकाउंट आ रहा है, किसी में डेबिट में आ रहा है, किसी में। अब ये एंट्रियां जो होती है साल भर चलती रहती है, हर दिन करनी पड़ती है और साल भर करनी पड़ती है, जैसे जैसे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वैसे वैसे। साल खत्म होने के बाद क्या करना पड़ता है, इन जितनी भी हमने साल भर में एंट्रियां की है, आप सोचिए मान लो पूरे साल भर में ये 4 एंट्री हुई आपकी, तो आपको ये चारों एंट्रियों में जितने खाते आए होंगे, जितने अकाउंट आए होंगे, जैसे आप देखिए यहां पर मैं गिनता हूं नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं। पूरे साल भर में इस तरह से तो बहुत सारे अकाउंट आए होंगे आपकी बुक्स में। देखिए पहला अकाउंट तो बैंक अकाउंट, एंट्री में जो जो अकाउंट आ रहे हैं आप यहां लिखते जाइए। ये पहला बैंक, दूसरा सेल्स अकाउंट, तीसरा सैलरी अकाउंट, चौथा, अब जो रिपीट हो रहा है वो नहीं लिखना है, उसको लिख दिया मैंने। चौथा इंटरेस्ट रिसीव्ड, टैली में हम इनको लेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपको याद होता, आप टैली में कोई भी एंट्री करते हो और उसमें जो एंट्री में लेजर आ रहा है पहले उसे बनाना पड़ता है, यहां पर भी बनाना पड़ता है, ठीक है। और पांचवा रेंट अकाउंट। तो इस तरह से पूरे साल भर में
आप जो एंट्रियां करते हो, आप सोचिए ये 4 एंट्रियां की है, उसमें ही 5 खाते निकल कर आ गए। तो अगर मैंने पूरे साल भर में मान लो 5000 एंट्रियां की अपनी बुक्स में, और 5000 एंट्रियों में कितने लेजर आए होंगे आपकी बुक्स में? आपको लेजर बनाना पड़ता है। अभी तक मैंने लेजर बनाया नहीं है, मैंने सिर्फ लेजर के नाम लिखे हैं। अब लेजर बनता कैसे है, चलिए ये भी बताता हूँ मैं आपको एक लेजर बना के बताता हूँ बैंक का। किसका? बैंक का। ध्यान से देखना, लेजर हमेशा ऐसे बनता है। अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग पढ़े हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो लेजर हमेशा इंग्लिश का जो टी होता है उस तरह से बनता है। ये इस तरह से लेजर बनता है पूरे साल भर। जब पूरा साल खत्म हो जाता है 365 दिन, फिर हर एक अकाउंट का लेजर बनता है। ये अकाउंट बनता है, अकाउंट बनता है या लेजर बनता है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ बैंक का लेजर बनाने जा रहा हूँ। किसका? बैंक का। इंग्लिश के टी में, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब याद रखिएगा, जिन जिन एंट्रियों में बैंक डेबिट साइड में आया है वो इसकी बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना होता है। ऐसे जैसे जैसे ये पहली एंट्री में बैंक डेबिट साइड में आया है, तो मैं इधर की तरफ बैंक अकाउंट में इधर की तरफ लिखूंगा 2 सेल्स, उसके अपोजिट साइड। ये 2 सेल्स ही लिखा हुआ अपोजिट साइड में। कितना? ये अमाउंट लिखना होता है जो बैंक का अमाउंट है, 5000। और कहां डेबिट आया है? यहां पर तीसरी एंट्री में। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? टू इंटरेस्ट रिसीव। कितना? 6000। और जिन एंट्रियों में बैंक क्रेडिट साइड में आया होगा, मैं बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखूंगा वो। जैसे इस एंट्री में, सेकंड एंट्री में बैंक क्रेडिट साइड में आया, तो मैं लिखूंगा बाई सैलरी। उतना अमाउंट से जितना बैंक का अमाउंट है, 2000 से। और एक और एंट्री में वो क्रेडिट साइड में आया है, तो वहां लिखूंगा बाई रेंट 4000 से। समझिएगा। अब आप ऐसे समझिए इसको कि जिन जिन एंट्रियों में मैंने बैंक को डेबिट किया है वो पैसा आया है बैंक में, और जिन जिन एंट्रियों में मैंने बैंक को क्रेडिट किया वो पैसा गया है। यानी यहां पर जो बैंक का लेजर बना रहा हूं उसमें डेबिट साइड पैसा जिन जरिए आया है वो लिखा मैंने, और डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में मैंने पैसा जिन जरिए गया है वो लिखा है। अब मुझे यहां करनी पड़ती टोटल। जैसे मैं यहां बीच में टोटल करूंगा इस जगह। अब आप देखिए ये दोनों की टोटल कितनी हो रही? 11000। यानी 11000 आए आपके पास और गया कितना? 6000। इसका मतलब 5000 अभी भी पेंडिंग होंगे, तो वो 5000 आप यहाँ लिख दोगे बैलेंस बनाने के लिए। अब 5 यहाँ लिखूंगा तब जाके नीचे टोटल कितनी होगी, और ये मैं लिख दूंगा बाई बैलेंस सीडी। यानी ये बैंक का 31 मार्च को, मान लो मैं 31 मार्च को ही बना रहा हूँ खाते, 31 मार्च को बैलेंस है कितना? 5000 डेबिट बैलेंस। और अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में जब मैं एंट्री लूंगा, तब मैं इधर इसको इधर लिख दूंगा टू बैलेंस बीडी। यानी यहां पर आपका बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 5000 रुपए पड़ा हुआ है। इसको कहते हैं लेजर। सर लेकिन एक प्रॉब्लम। मैंने कहा क्या? सर अभी आप कह रहे हो 5000 एंट्री हुई, और 5000 एंट्री में सैकड़ों लेजर बनाने पड़े, और हर लेजर बनाते वक्त हर एंट्री को देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी आपने जैसे ये एक छोटा सा लेजर बनाया बैंक का, और आपने चारों एंट्री में जा जाके उस बैंक को देखा और वहां लिखा, तो अगर ऐसे में तो कल को 5000 एंट्रियों में हमें हर एंट्री में जा जाके देखना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ। तो सर ये तो मुमकिन कैसे है? मैंने कहा इसीलिए तो कंप्यूटर अकाउंटिंग आई है। मैनुअल अकाउंटिंग गई और कंप्यूटर अकाउंटिंग क्यों आई? इसीलिए आई क्योंकि जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तब ये सब चीजें इतनी आसान नहीं रहती। तो सर कंप्यूटर अकाउंटिंग में क्या होता है? मैंने कहा ये होता है कि आपको खाली एंट्रियां करनी है। क्या करनी है? ये एंट्रियां करनी है, लेजर वेजर ऑटोमेटिक बन जाता है। ये जो मैंने अभी लेजर बनाया बैंक का, ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एंट्री करो। सिर्फ टैली में क्या करते हो आप लोग? एंट्री तो करते हो। कभी आपने कोई लेजर बनाया खुद ने? सॉफ्टवेयर बना लेता है। ट्रायल बैलेंस आपने बनाया? सॉफ्टवेयर बना लेता है। ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया? सॉफ्टवेयर बना लेता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया? सॉफ्टवेयर बना लेता है। बैलेंस शीट आपने कभी बनाई? देखी तो है ना? बनाई कभी? नहीं बनाई ना? सॉफ्टवेयर बना लेता है। लेकिन देखी, देखकर हमें ये, वहां पर हम चीजें ढूंढते हैं कि ये फिक्स्ड असेट्स है कि नहीं है, ये करंट असेट्स है कि नहीं है। देखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, बनाना भी आना चाहिए। बनाना नहीं पड़ रहा है इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको आना नहीं चाहिए। चीजें सब आनी चाहिए।
जब बच्चे इंटरव्यू पे जाते हैं ना, ज्यादातर सीए फर्म में जाते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कई सारे ऐसे हैं जो हमें बोलते हैं सर आर्ट्स वालों को मत भेजिए। उनका ये मानना है कि आर्ट्स वालों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या होता है, कमजोर होता है। बोले सर ये सॉफ्टवेयर वगैरह जीएसटी वीएसटी तो सब आप सिखा लेते हो, लेकिन एंट्रियों में बड़े कच्चे होते हैं, समझ रहे हो। तो इस वजह से आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना, अपनी अकाउंटिंग नॉलेज पर देना। बाकी नॉलेज ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वो आ जाएगा, लेकिन अकाउंटिंग ये जो बेसिक्स हैं ये आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स जब क्लियर होते हैं ना किसी भी चीज के, तो फिर आगे पीएचडी करना बहुत आसान हो जाता है। और जब फंडामेंटली क्या होते हैं, गड़बड़ होते हैं, तो फिर आगे कितना ही कुछ पढ़ लो सब गड़बड़ी होने वाला। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप होती है लेजर पोस्टिंग्स मैन्युअल अकाउंटिंग के अंदर, लेकिन आज की तारीख में मैंने आपको अभी बता दिया है कि ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेजर्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, ये वो टेली वाले लेजर की बात कर रहा हूँ कि इनको क्रिएट तो करना पड़ेगा, बट ये जैसे ये पोस्टिंग वोस्टिंग में ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोस्ट ये जो मैंने अभी ये सब 2 बाई लिखा, ये लेजर पोस्टिंग कहलाता है, और बाद में मैंने जो बैलेंस निकाला इसे लेजर बैलेंसिंग कहते हैं। ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉफ्टवेयर कर लेगा। ऑलराइट, तीसरा पार्ट तीसरा पार्ट होता है समराइजिंग ऑफ अकाउंट्स, या आप एक तरह से तीसरे पार्ट को कह सकते हो ट्रायल बैलेंस बनाना। क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। ये अब जितने भी मैं पार्ट लिख रहा हूं, ये सारे पार्ट साल के एंड में होते हैं, किए जाते हैं, क्योंकि पूरे साल भर तो खाली एक ही काम करना होता है, क्या, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स। ये साल के एंड में होता है अकाउंट्स बनाना, और ट्रायल बैलेंस भी साल के एंड में बनता है। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ट्रायल बैलेंस यानी हिंदी में कहते हैं इसे तलपट। ट्रायल बैलेंस सिर्फ अरिथमेटिक एक्यूरेसी को चेक करता है, यानी आपने ये जो ऊपर दोनों स्टेप से निकले हो ये सही की या नहीं किए, ट्रायल बैलेंस से पता पड़ जाएगा। अरिथमेटिक एक्यूरेसी, मैथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, लेजर पोस्ट करते वक्त, लेजर बैलेंस निकालते वक्त कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दिया आपने, वो ट्रायल बैलेंस चेक कर लेता है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो होता है वो क्या करता है मैं बताता हूं। ऐसे बनता है ट्रायल बैलेंस, इसमें भी डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, ऐसा होता है ट्रायल बैलेंस। यहां पर डेबिट बैलेंस लिखे जाते हैं, यहां क्रेडिट बैलेंस लिखे जाते हैं। यहां जितने भी आपने अकाउंट बनाए, लेजर बनाए हैं, उनके नाम लिखे जाते हैं, अकाउंट्स नेम। जैसे अभी मैं बताऊं तो ये ऊपर 5 अकाउंट आए, तो पांचों अकाउंट यहाँ पर आप लिखोगे ऐसे 1 2 3 4 5। अब जैसे हर अकाउंट, हर लेजर जो आपने बनाया, उस लेजर का कोई ना कोई बैलेंस निकल कर आया होगा। जैसे इसका अभी 5,000 निकल कर आया, डेबिट बैलेंस है ये, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, तो आप यहाँ डेबिट साइड में वो 5,000 बैलेंस लिख दोगे। ये 5,000 कहाँ से आया, यहाँ से आया। इस तरह से आप जब ये सारे लेजर बनाओगे तो इनके बैलेंस यहाँ निकल कर आते हैं, समझ रहे हो। और ऐसे आप लिखते जाते हो सारे सबके बैलेंस। जैसे ये सेल्स है, तो मैं आपको बता दूं इन 4 एंट्रियों में सेल्स सिर्फ एक बार ही आया क्रेडिट साइड में, तो ये इसका जब आप अकाउंट बनाओगे तो क्रेडिट बैलेंस होगा। फिर आप सैलरी है, सैलरी का भी जब आप अकाउंट बनाओगे तो उसका बैलेंस पता पड़ेगा। अभी हमारे केस में सिर्फ एक बार आया डेबिट साइड में 2,000, तो मैं 2,000 इधर लिख दूंगा। फिर इंटरेस्ट रिसिव्ड है, अब इन एंट्रियों में इंटरेस्ट एक बार ही आया क्रेडिट साइड में 6,000, तो मैं यहाँ 6,000 लिख दूंगा। आपको अकाउंट बनाने पड़ते हैं, और टैली में तो ये सब काम, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ सब क्या होता है। टैली का मतलब सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ मैं, बार बार टैली टैली बोल रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ टैली नहीं, सारे सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो। ऑलराइट, और फिर एक रेंट है, तो रेंट भी अभी हमारे फिलहाल हमारे केस में सिर्फ एक बार आया, 4,000 से डेबिट हुआ। इस तरह से आप जितने भी अकाउंट बनेंगे, लेजर बनेंगे, और उन लेजर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे उनको आप ऐसे लिखते जाओगे ट्रायल बैलेंस में, और फिर ट्रायल बैलेंस की क्या करोगे, टोटल करोगे।
नियम क्या कहता है? टोटल मैच होनी चाहिए। टोटल मैच है मतलब ऊपर किया गया काम एरिथमेटिक वे में सही है, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, सिंगल साइडेड एरर नहीं है, प्रिंसिपल एरर हो सकता है, समझ रहे? मैथमेटिकल एरर नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस बता देता है। तो ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एरिथमेटिक एक्यूरेसी को चेक करता है, दैट्स इट। ऑटोमेटिक बन जाता है, आज की तारीख में आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती मैनुअली। ऑलराइट, तो ये देखिए अब आप इसकी टोटल करिए, इधर भी 11 इधर भी 11, मतलब हमारा काम सही। ये आपको हरी झंडी देता है कि भैया अब आगे बढ़ो, और अगर ये मैच नहीं होता तो ये यहीं पर आपका स्टॉप लगा देता है कि भैया पहले पिछला चेक करके आओ और इसको सही करो तभी आगे बढ़ो। समझ में आया? सो दिस इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस देखो, ट्रायल बैलेंस को समझना मैं बताता हूँ आपको। सब्जी वाले के पास जाते हैं तो तलपट, तलपट तो इंग्लिश में आप ये सारे जो अकाउंट्स है उसकी समरी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, जितने भी आपने लेजर बनाए हैं, अकाउंट्स बनाए हैं, उसकी समरी यानी उसका जो क्लोजिंग बैलेंसेज है उसको डिस्प्ले कर रहा है। बैलेंस शीट नहीं, वो अलग चीज। ऑलराइट, ये कोई एक और बात बता देता हूँ, ये कोई कंपलसरी स्टेज नहीं है ये बनाना। अब मुझे भी बताओ आप में से कितने लोग टैली यूज कर रहे हैं? हाँ, ये ऑटोमेटिक बन जाए, सब ऑटोमेटिक बन जाए, ठीक है। आप मुझे बताओ, आप में से कई सारे लोग टैली यूज करते हैं, आपको टीचर लोग पढ़ाते हैं, आपको आप हर दिन का काम करते हो, उसके बाद आप क्या क्या जाके देखते हो? क्या चीज देखते हो? बैलेंस शीट देखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हो, ट्रायल बैलेंस देखते हो क्या? नहीं देखते। ट्रायल बैलेंस सिर्फ हमने काम सही किया या नहीं किया, एक बीच में स्टॉप है, स्टॉपेज है कि इससे पहले जितना भी काम किया वो सही किया या नहीं किया, उसको चेक करने का स्टॉपेज है। अदरवाइज ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। कभी भी कोई भी ट्रायल बैलेंस नहीं मंगाता आपसे। अब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने भी जाओगे किसी सीए के पास अपने बुक्स के, ठीक है, आप बोलोगे मेरा बिजनेस है, मेरी किराने की दुकान है, मेरा ये है, मेरा वो है, बिजनेसमैन हुआ, तो वो आपको ये बोलेगा कि आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट लेके आओ, मैं आपका आईटीआर भर दूंगा। वो आपसे ट्रायल बैलेंस नहीं मंगा। तो ट्रायल बैलेंस सिर्फ आपकी इस प्रोसेस का एक बीच का पार्ट है, डेस्टिनेशन नहीं है, रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट क्या होगा? बैलेंस शीट होगी। रिजल्ट क्या होगा? ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। याद रखिएगा, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। चौथी स्टेप आती है जब आप ट्रायल बैलेंस बना लेते हो, ट्रायल बैलेंस आपका क्या हो जाता है? मैच हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगली जो स्टेप होती है वो होती है ट्रेडिंग अकाउंट। आपको क्या बनाना होता है? ट्रेडिंग अकाउंट, हिंदी में कहते हैं इसे व्यापार खाता। हालांकि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना पड़ता है, निर्माण खाता, ध्यान देना। लेकिन अगर आप एक मैन्युफैक्चरर नहीं हो, आप ट्रेडर हो या आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। ऑलराइट, व्यापार खाता ये महत्वपूर्ण होता है। ये क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। चलिए बताता हूं आपको ट्रेडिंग अकाउंट कैसा होता है। जितने भी अकाउंट होते हैं, अकाउंट का मतलब सब टी शेप में ही होंगे। किस शेप में? इंग्लिश का टी, ये इंग्लिश का टी बन गया। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, ब्रैकेट को, याद रखिएगा। यहां पर मैं ये अमाउंट कॉलम लिख देता हूं और आगे पर्टिकुलर लिख देता हूं, ठीक है। ये इसकी डेबिट साइड हो गई, ये इसकी क्रेडिट साइड हो गई। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? व्यापार खाता। ट्रेडिंग अकाउंट में इधर आप अपना ओपनिंग स्टॉक लिखते हो। अगर आपके पास बिजनेस में कोई ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक किसके पास होता है? गुड्स के व्यापारी के पास। वो लिखता है यहां पर ओपनिंग स्टॉक। जो भी परचेजेस वो करेगा, वो परचेजेस वो यहां लिखेगा, नेट परचेजेस, यानी परचेजेस, ग्रॉस परचेज माइनस रिटर्न। कोई माल लौटा दिया तो वो माइनस कर करा के वो अमाउंट आप यहाँ लिखते हैं, परचेजेस। जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं
बिजनेस के, आप उनको यहाँ लिखोगे। अब ये सब चीज़ें क्या होती है मैं आपको इस क्लास में सब समझाऊंगा कि भैया स्टॉक क्या होता है, परचेजेस क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम, सब कुछ, एसेट लायबिलिटी, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है अभी फिलहाल के लिए कि ये चीज़ें इधर आती है ट्रेडिंग अकाउंट। हमारे केस में आप देख सकते हो ऊपर ये जो 5 अकाउंट दिख रहे हैं, 5 में से आपको न तो यहाँ स्टॉक का कोई अकाउंट दिख रहा है, न परचेज दिख रहा है, न कोई खर्चा दिख रहा है। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिख रहा है। एक्सपेंस तो है, ये सैलरी और रेंट दोनों एक्सपेंस है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ऐसे केस में ये चीजें इधर लिखी जाती है। यहां पर बाई साइड में यानी क्रेडिट साइड में सेल्स लिखी जाती है, नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो हमारे केस में सेल्स है कितनी कितनी 5,000 रुपए की, याद रखिएगा। और अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक होता तो वो आप इधर लिखते। अभी हमारे केस में कुछ भी नहीं है। मतलब ये हो गया है कि डेबिट साइड में कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड में एक अमाउंट है कितना 5,000 का। तो याद रखिएगा नीचे ग्रैंड टोटल तो मैच करनी अनिवार्य होती है, ये टोटल तो मैच करनी पड़ती है दोनों तरफ की। मैच करने के लिए मुझे इधर भी लिखना पड़ेगा 5,000, तब जाके ये दोनों तरफ 5-5 आएंगे। ये आपका कहलाता है प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ये बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है, याद रखिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापार खाता आदमी क्यों बनाता है? क्या पता लगाने के लिए बनाता है? टू नो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। लॉस भी आ सकता है। लॉस कब आएगा बताओ? जब ये साइड ज्यादा हो और ये कम हो, खर्चे वाली साइड ज्यादा हो, इनकम वाली साइड कम हो, तो लॉस आता है। अभी फिलहाल में आपके केस में क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि आपने सेल किया है 5,000 का और खर्चा आपका कुछ भी नहीं है, तो पूरा का पूरा सेल प्रॉफिट माना जाए। ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापार खाता, उससे हमें अपने बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट पता पड़ता है। कौन सा प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है। ऑलराइट, ये होती है हमारी चौथी स्टेप, और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, महत्वपूर्ण, याद रखिए। इग्नोर हालांकि किसी को नहीं कर सकते हैं, सारी चीजें बन जाती है ऑटोमेटिक आज की तारीख। ये सब ऑटोमेटिक होगा, आपको कुछ नहीं करने का, सिर्फ देखना है। अब आप बोलोगे सर जब हमें कुछ करना नहीं तो आप बता क्यों रहे हो? आपको पता तो पड़ना चाहिए ना कि अभी 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 आपको कल को आप कहीं सुनो कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, तो आपको ये तो समझ है कि क्या होता है। आप ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, तो आपको ये तो समझ में है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। बिजनेस की जो प्रमुख एक्टिविटी होती है, जो मेन एक्टिविटी होती है, उससे जो फायदा आपको निकल कर आ रहा है वो ग्रॉस प्रॉफिट है आपका। आप मेरा एग्जांपल लो, मेरे लिए ग्रॉस प्रॉफिट क्या है बताओ? व्हाट इज माई ग्रॉस प्रॉफिट? हाउ टू कैलकुलेट माई ग्रॉस प्रॉफिट? मैं मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूंगा बताओ? चलिए मैं आपको यहां पर पैरेलल साइड बाय साइड मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बना के बताओ आप लोग। मेरा मेन काम क्या बताओ? पढ़ाना, टीचिंग, कोचिंग सेंटर चला रहा हूं, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आप मुझे बताओ कैसे निकालूंगा। चलिए मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं अपन, ठीक है? ध्यान से देखना, इधर साइड बाय साइड देखिए, इधर लिखी जाती है इनकम, डायरेक्ट इनकम, और इधर लिखा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है? डेबिट साइड में डायरेक्ट, प्रत्यक्ष। डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम वो इनकम या वो एक्सपेंसेस जो आपकी बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, मेन एक्टिविटी से रिलेटेड। अब देखिए मेरे केस में क्या होगा, मेरे केस में बच्चों की क्या मिलेगी मुझे? फीस। ये मेरी डायरेक्ट इनकम है। मैं कोई माल थोड़ी बेच रहा हूं जो मैं सेल्स लिखूंगा, मेरे को तो क्या रिसीव होती है? फीस। अब मान लो पूरे साल भर में मेरे को 18 लाख रुपए की फीस रिसीव हुई, समझना कितनी? 18 लाख, में एल लिख रहा हूं, है ना, 18 लाख। अब मेरा कोई स्टॉक तो होता नहीं है, कोई माल थोड़ी बेच रहा हूं जो मेरा स्टॉक हो, तो भाई क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक सवाल ही पैदा नहीं होता। अब परचेज, मेरी कोई परचेज हो सकती है क्या? परचेज कुछ भी नहीं हो सकती। क्या परचेज करूंगा? माल थोड़ी बेच रहा हूं जो मैं परचेज करूंगा। लेकिन सर आप
बच्चों को कोई स्टेशनरी देते होंगे या ऐसी कोई चीजें जो आपकी इस एक्टिविटी से जुड़ी हुई चीजें हैं, बिल्कुल, तो वो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मान लो स्टेशनरी वगैरह, प्रिंटिंग वगैरह, ये पेन पेंसिल मार्कर वगैरह, समझ रहे हैं, ये सारी चीजें मेरे खर्चा है और डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ये संबंधित है सीधे सीधे मेरी सेल्स के, मेरे बिजनेस के। आज मान लो मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूं तो मार्कर मेरा खर्चा है। तो ऐसे केसेस में मान लो मेरे 3 लाख रुपए का पूरे साल भर में खर्चे हुए, जो खर्चे सीधे सीधे इस बिजनेस से जुड़े हुए खर्चे, तो ऐसे केस में मैंने एक तरह से ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया? 15 लाख। ये मेरा बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट माना, 15 लाख। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर ऑन, एंड देन आफ्टर द टोटल इज 18 लाख आफ्टर बैलेंसिंग फिगर निकालने के बाद। तो आप एक ट्रेडर की ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो उसमें आपको चीजें ज्यादा नजर आएगी। अगर आप किसी सर्विस प्रोवाइडर की ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो चीजें कम नजर आएगी, क्योंकि बेचारे के पास स्टॉक थोड़ी होता है। लेकिन सर अगर आपके पास स्टॉक हो तो, मैंने कहा कौन सा स्टॉक? बोले सर आप अगर मान लो बच्चों को एडमिशन पर बैग, रजिस्टर वगैरह प्रिंट आपने खुद ने प्रिंट करवा रखे वो भी बांटो तो। मैंने कहा हाँ, फिर उस केस में हमारे पास भी स्टॉक हो सकता है कि मैंने मान लो 500 बैग प्रिंट करवाया, तो मैं अपना 500 बैग की प्रिंटिंग कॉस्ट को मैं अगर उसकी इन्वेंट्री भी मेंटेन करना चाहता हूँ, क्वांटिटी भी मेंटेन करना चाहता हूँ, मैंने कितने प्रिंट करवाए थे, कितने मेरे चले गए, कितने बचे हुए हैं, तो फिर मैं यहाँ पर स्टॉक मेंटेन कर सकता हूँ। अन्यथा मैं पूरा का पूरा डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल सकता हूँ। समझ रहे? अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना चाहते हो, आपको पता है कि प्रिंट कराए तो एक न एक दिन वो जीरो हो ही जाएंगे, बांटते जाओगे जीरो हो जाएंगे, तो स्टॉक मेंटेन करने का क्या तुक बनता है? बेचने के लिए तो खरीदे नहीं है। तो ऐसे केस में आप उसको डायरेक्ट अपना पूरा पूरा क्या मान सकते हो? खर्चा मान सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज द ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज द 4th स्टेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? अकाउंटिंग के स्टेप्स पढ़ रहे हैं, और मैं आपको पूरी क्लियर करते चल रहा हूं कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। तो अभी तक हमने इन 4 स्टेज में मैंने आपको बता दिया है कि आपको पहली स्टेप आपको करनी पड़ेगी, बाकी सारी ऑटोमेटिक होने वाली। ऑलराइट, इसके आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, उतारते रहना कॉपी, ठीक है? थैंक यू सो मच।